तो यार मैथ्स में हमने बहुत बार सुना होता है कि और प्रैक्टिस करो। तो यार फ्रैंकली ये चीज़ हर टॉपिक में अप्लाई नहीं होती। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। इसमें गिनती के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उस पर अपनी पकड़ बन गई तो हमारा कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। ये चीज़ हम बिल्कुल नोटिस करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास का बहुत सिंपल सा टास्क है कि यार लाइन से हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, हमने वो सॉल्व करना है। उससे हमें एक्चुअली पता लगेगा कि यार कंसेप्चुअल सा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 3-4 बातें हैं काम की, उसके बाहर का कोई सवाल ही नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, जिनमें एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग होती है कि जितने और सवाल करोगे उतना उतना हमारा दिमाग खुलता रहता है। पर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा टॉपिक नहीं है। तो +1 में और भी टॉपिक है जो बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। उनमें हमें ज़्यादा सवालों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें मोटी सी बात पता लग जाए कि यार ये चीज़ पता लग गई, इसके बाद सवाल ख़त्म। तो सिंपल वही सिचुएशन इस क्लास में हम फेस करेंगे। तो पिछली लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। हमने सिंपली देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + आयटा b, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा a - आयटा b, और जो उसका मॉडुलस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड z = √a² + b²। ये बिल्कुल सिंपल से दो नाम थे जो हमने पिछली क्लास में देखे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी सुन लेते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्वेश्चन के साथ साथ पकड़ेंगे, उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बेसिक है, हमें पता होनी चाहिए, वो है जैसे मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z2, तो क्लियर है z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा z1 बार, और जो z2 का कॉन्जुगेट होगा वो होगा z2 बार। एंड सिंपली मॉड z1 होगा इसका मॉडुलस और मॉड z2 होगा इसका मॉडुलस। तो अगर कोई सिंपली मेरे को बोल दे कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो वो सिंपली z1 बार + z2 बार होता है। ऐसे ही अगर कोई z1 - z2 का भी कॉन्जुगेट पूछ ले तो वो भी बराबर हो जाता है z1 बार - z2 बार। इनका सिंपली प्रूफ भी ले सकते हैं, वो प्रूफ खुद करने की ट्राई करना ताकि उससे हमारी थोड़ी और अकल बढ़े। z1 को मान लेना a - आयटा b या a + आयटा b, और z2 को मान लेना x + आयटा y। उसके बाद ये दोनों चीज़ें बना के देखना, हमें दिखेगा यार वो बिल्कुल बराबर आ रही है। नहीं होगा तो बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन करना, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। ऐसे ही अगर कोई मुझे दे दे z1 × z2 का मॉडुलस, तो वो हो जाएगा z1 बार × z2 बार। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और सेम तरीका होता है अगर कोई z2 बार × z1 बार भी लिख दे, बिकॉज हमें पता है कि जो z1 × z2 होगा वो बराबर होगा z2 × z1 के। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अगर कोई मेरे को z1/z2 पूरे का कॉन्जुगेट पूछ ले, तो वो बराबर होगा z1 बार / z2 बार। पर ये चीज़ें यार ध्यान रखना, मॉडुलस में सिमिलरली अप्लाई नहीं होती। अगर कोई मॉड z1 + z2 पूछ ले, वो बराबर नहीं हो जाएगा मॉड z1 + मॉड z2। ये बिल्कुल अप्लाई करके देखो इस पे फॉर्मूले। z1 अगर a + आयटा b है तो मॉड z1 होगा √a² + b², और अगर z2 है x + आयटा है तो हो जाएगा √x² + y²। z1 + z2 अगर हम बनाएं तो वो बन जाएगा a + x + आयटा ऑफ b + y। तो इसका मॉड जो होगा वो होगा √a + x का होल स्क्वायर + b + y का होल स्क्वायर। तो वो बराबर नहीं आ रही दोनों साइड, हमें दिखता है। ऐसे ही माइनस के केस में भी होता है, तो वो बराबर नहीं आते। बाकी हमने दो फॉर्मूले जो बहुत काम के थे वो हमने पिछली क्लास में देखे थे कि z बार बराबर होता है मॉड z के स्क्वायर के, और जो हमारा z अगर बराबर हो जाए z बार के तो हमारा नंबर प्योरली रियल होगा। अगर z बराबर आ जाए -z बार के तो हमारा नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ये हमने कुछ नाम सुने थे काम के पिछली क्लास के बिल्कुल एंडिंग में, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। इस पे भी सवाल होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आज से हमें पता है। ये चीज़ हम खुद भी बना सकते थे, पर चलो ये हम अगर अभी से याद रखें तो हमारे को क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे।
ऐसे कुछ और भी फॉर्मूला है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमने हर फॉर्मूला रटना नहीं है, बिकॉज बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसका हर फॉर्मूला सिर्फ इतनी सी बात से बन सकता है कि मुझे समझ में हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद यार हमने देखा कि ये चीज़ें हमने खुद बनाई, तो ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों का रट्टा ही लगाना है। तो अब लाइन से हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, हमने उनको खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है, ताकि हमें समझ में आए कि यार हम कहाँ फंसे। अब बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन आएंगे, उनको देखना। तो जो हमारे सामने बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, वो है 3 + 2 आइटा अपॉन 2 - 3 आइटा प्लस 3 - 2 आइटा अपॉन 2 + 3 आइटा। ये किसी ने मेरे सामने सवाल दे दिया। तो यार इस सवाल में मेरा काम पता क्या होता है कि यार पिछली क्लास में भी हमने देखा कि यार डिनोमिनेटर में आइटा मुझसे हैंडल नहीं होता, तो उसको निकालने का बिल्कुल मेरे सामने एक तोड़ है। मेरे को पता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सिंपली मॉड जेड का स्क्वायर आ जाएगा। मॉड जेड एक रियल नंबर, तो उसका स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा। नीचे रियल नंबर बन गया, मेरी कहानी खत्म। तो मैं सिंपली 2 - 3 आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3 आइटा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा इसको। टू माइनस 3 आइटा, ऐसे ही 2 + 3 आइटा के लिए 2 - 3 आइटा से मल्टीप्लाई करें। अब क्लियरली मुझे दिखता है कि एक्चुअली ये दोनों सेम चीज़ ही बन जाती है। अगर मैं इसको भी 2 + 3 आइटा यहाँ पे मिस कर गया, तो क्लियरली 2 - 3 आइटा इंटू 2 + 3 आइटा, यहाँ पे 2 + 3 आइटा इंटू 2 माइनस लिखा हुआ, तो वो एक्चुअली बिल्कुल सेम चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर। इसका मॉड जेड मेरे को क्लियर है, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि 4 + 9, 4 + 9 जो कि 13 हो जाता। इसका रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्चुअली 13 ही आ जाता, मॉड जेड का स्क्वायर। क्लियरली नीचे 13 आ गया, ऊपर अब मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना मेरे को आता है। इसका रियल पार्ट उठाओ, पूरे से मल्टीप्लाई करो, इसका इमेजिनरी उठाओ पूरे से, जैसे हम सिंपली पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे। 3 2 6 प्लस 3 × 3 आइटा 9 आइटा, ऐसे ही 2 आइटा प्लस 4 आइटा हो गया, और 2 आइटा इंटू 3 आइटा हो जाता 6 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर होता -1, तो हो गया -6। ऐसे ही इस केस में 3 × 2 प्लस 6 हो गया, ऐसे ही 3 -9 आइटा -4 आइटा, और ये क्लियर है -2 आइटा इंटू -3 आइटा, ये होता है +6 आइटा स्क्वायर। इसमें भी आइटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाता -6। अब क्लियरली मुझे दिखता है कि ये 6 इससे कट गया, ये 6 इससे कट गया, ये 9 इससे कट गया, ये 4 आइटा इससे, ऊपर 0 बन गया, तो नीचे जो मर्जी हो 0 आंसर आ जाता है इसका। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन का रीज़न क्या था डालने का, कि एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि यार नीचे आयोटा को रिमूव कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एक तरह से वार्म अप क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं लगनी थी इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि x + आयोटा y इंटू 2 - 3 आयोटा, ये बराबर है 4 + आयोटा। ये भी अपने आप में बहुत सही क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका एक बहुत बेसिक सा सोल्यूशन बनता है, वो तो आई होप कि सबने बनाया होगा इसको, वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन ट्राई करके। तो वो ये हो जाएगा कि एक बच्चा बोलता है कि यार x + आयोटा y इंटू 2 - 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जो कि बराबर है 4 + आयोटा के। अब मुझे समझ में आता है कि इसको मल्टीप्लाई करके मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना लूँगा। अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो एक बच्चे ना गलत सी इमेज बना लेते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके मॉड्यूलस बराबर कर दो। तो एक्चुअली ऐसा सही नहीं है। मान लो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूँ 2 + 3 आइटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूँ 2 - 3 आइटा, तो हमें दिखता है दोनों के मॉड्यूलस बराबर आते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो हमने सीखी थी कि मॉड जेड बराबर होता है मॉड जेड बार के। तो एक्चुअली ये चीज़ सच नहीं है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है।
हमने रट्टा लगाया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं इसका मतलब कि एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर, एक का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी के बराबर। तो सिंपल सा इस केस में भी बच्चा लॉजिक लगाता, वो सिंपली एक्स प्लस आयटा वाई इंटू 2 - 3 आयटा कर देता। वो क्या कहता कि एक्स को ले जाओ 2x माइनस 3x आयटा प्लस 2 आयटा वाई या 2y आयटा और माइनस 3y आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को वो लिख देता -1, तो उससे वो सिंपली 2x प्लस 3y, इस केस में मैं आयटा कॉमन ले लेता, ये बन जाता है 2y माइनस 3x, ये बराबर था 4 प्लस आयटा के। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, मतलब इसका रियल पार्ट बराबर है इसके इमेजिनरी, इसके रियल पार्ट के, इसका इमेजिनरी बराबर है इसके इमेजिनरी के। तो इसका रियल पार्ट था 2x प्लस 3y, इसका था 4, तो 2x प्लस 3y बराबर था 4। आयोटा आयोटा दोनों साइड सेम ही हो जाता है इमेजिनरी के, तो वो मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा। 2y माइनस 3x बराबर आ जाता 1। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, दो ही अननोन है, तो उसको मैं सॉल्व करना जानता हूँ। वो एलिमिनेशन मेथड लगाऊँ, सब्स्टिट्यूशन, वो मेरी मर्जी। आई होप यहाँ तक तो हर बच्चे का हो गया होगा, बहुत सिंपल सा काम था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना एक्चुअली 11th क्लास का काम नहीं है, वो 10th क्लास से हम सीख के आए, तो उससे कोई आंसर बनता होगा, तो उससे x का कोई जवाब बनता होगा और y का कोई जवाब बनता होगा। वो एक्चुअली हमारे एंड पे टास्क है काम करना। काम की बात ये थी कि एक बच्चा इसमें अलग सा दिमाग लगाए, वो ये सोचे कि यार x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। उसको ये चीज़ करने से पहले, लिखने से पहले दिखती थी कि यार x प्लस आयोटा वाई को 2 - 3 आयोटा से करूँगा तो ऐसा कोई टर्म बन जाएगी, उससे मैं इक्वेशन बना के एक्चुअली सॉल्व तो कर लूँगा, पर यार मैं वो इक्वेशन सॉल्व क्यों करूँ जब मैं x और y अलग से सीधे ही निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इस 2 - 3 आयोटा को इधर ले जाऊँ, मुझे दिखता है x प्लस आयोटा वाई बराबर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। अब ये मुझे दिखता है कि यार 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा, ये मैं अलग से निकालना जानता हूँ। ऐसा ही सवाल मैंने पीछे एक किया था, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, सिंपली x और y सीधे सीधे आ जाएंगे, इसका रियल पार्ट x हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट y हो जाएगा, तो उससे मुझे ये दो गंदी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी। तो एक्चुअली दैट इज द टास्क, जब हम क्वेश्चंस पे खुद दिमाग लगाएंगे ना तो हम नए नए तरीके ढूंढेंगे। इसमें सिंपली एक बच्चा क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई कर देता, इसके कॉन्जुगेट से नीचे से आयोटा उड़ाना, तो 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 2 + 3 आयोटा, तो वो 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। तो एक्चुअली नीचे तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर ही बन जाता है, जो कि 4 + 9 का अंडर रूट का स्क्वायर, जो कि 4 + 9 13 ही हो जाता, नीचे 13, ऊपर अब मल्टीप्लाई करना था, तो क्लियरली 4 × 2 8 प्लस 12 आयोटा, ऐसे ही आयोटा का मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दिया तो हो गया -3, तो 8 - 3 5, 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा जो कि हो गया 14 आयोटा अपॉन 13। तो क्लियरली ये x प्लस आयोटा वाई था, 13 को दोनों के नीचे लिख दोगे तो x आ जाएगा 5/13, y आ जाएगा 14/13। जिन बच्चों ने इस मेथड से x और y की वैल्यूज निकाली होगी उनको दिखता होगा यार ये चीज़ कितनी सिंपल है। तो एक्चुअली दैट इज द टास्क, यार बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कैलकुलेशंस को इजीली कैसे हैंडल करना है वो कैसे आएगा, एक दो क्वेश्चंस कर करके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मुझे पता है कि a प्लस आयोटा b ये बराबर है 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा सो ऑन अप टू n प्लस आयोटा, तो प्रूव कर दो, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो बराबर है 2 × 5 × n स्क्वायर प्लस 1।
किसी ने मेरे सामने ये सवाल दिया, तो एक्चुअली जो बच्चा इस सवाल में गलती करता ना सॉल्व करते टाइम या प्रूव करते टाइम, वो ये कहता कि यार दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, दोनों साइड मॉडुलस ले लो। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है यार जब मॉडुलस लेंगे तो वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर वो कहेगा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो यार एक्चुअली इस चीज़ में उसका आंसर तो बन जाता और वो कहता शायद मैं सही सॉल्व कर चुका हूँ, पर एक्चुअली उसको समझ में आना चाहिए कि वो गलती कर गया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए हों, हम ये चीज़ सुन के आए हैं कि ज़रूरी नहीं है अगर दो चीज़ों के मॉडुलस बराबर है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर हो। इस केस में वो चीज़ सही बैठ रही है तो इट इज़ जस्ट एन एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि हर बार वो चीज़ ट्रू होगी। काम की बात क्या है कि वो ये चीज़ सोचता कि यार यहाँ पे इसके मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b है तो इसका मॉड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो दिखता है कि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि ये हो जाता वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो ये सोचता कि यार मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है। मॉड जेड के स्क्वायर की मैंने एक बात सुनी है कि मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है जेड जेड बार। मैंने कहा बन गया, मेरे को दिया हुआ है a प्लस आयटा बी ये है, मैंने कहा इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयटा बी, या मतलब इसको ऐसे लिख लो अभी a प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए वो निकालना पड़ेगा। a प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? इस सब का कॉन्जुगेट 3 प्लस आयोटा सो ऑन अप टू n प्लस आयटा, इस सब का कॉन्जुगेट। अब हमने एक चीज़ सुनी थी कि यार अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और पूरे का कॉन्जुगेट पूछा हो, वो होता है एक का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय दूसरे का कॉन्जुगेट। इस केस में एक्चुअली वही किया, a प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट a माइनस आयटा बी हो गया। अब 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट अलग से निकालते, उसको मल्टीप्लाई करते 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से, एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाते n प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट तक। अब एक बात सोचो कि यार अब इसको मैंने सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी क्या बन जाता? क्लियरली इन सबका मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं इसको, इस टर्म को अगर मैं ए बी इंटू सी डी करूँ तो मैं ए सी बी डी लिख दूँ तो कोई गलती थोड़ी ना होती है। हमें समझ में आता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एक्चुअली कॉम्पिटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, कि 2 इंटू 3 इंटू 6 बराबर होता है 6 इंटू 2 इंटू 3, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। तो एक्चुअली मैं वही लॉजिक से 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसको बिल्कुल 1 प्लस आयोटा के साथ लिख दूँगा। तो मैं लिख देता 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, ऐसे ही 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, एंड सो ऑन n प्लस आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ लिख दूंगा। खत्म क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे देखते ही लगता है कि यार जेड जेड बार क्या होता है? मॉड जेड का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, जो कि क्या हो जाएगा? इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर क्या होगा? 2। ऐसे ही 2 प्लस आयोटा का अंडर रूट जो मॉडुलस होगा वो होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 5, उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 5। ऐसे ही 3 प्लस आयोटा का बन जाएगा 10 और सो ऑन। n प्लस आयोटा का जो मॉडुलस बन जाएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 सिंपली। तो यही तो हमने प्रूव करना था, बन गया जवाब। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर कोई मॉडुलस वाली अप्रोच लगाता तो इस क्वेश्चन में गलती होती, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, पर
इससे एक गलत इमेज क्या चल जाती है कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर मतलब दोनों के मॉडुलस बराबर। तो ये ऐसे सही है, पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर मॉडुलस बराबर हों तो ज़रूरी नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो। ये हमने पीछे भी देखा है, पिछले क्वेश्चन में भी। तो इस चीज़ पे बिल्कुल यार हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, दोनों के रियल पार्ट बराबर, दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर। इस कॉन्सेप्ट पे ही हमने टिके रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें हमने एक बहुत काम की बात सीखनी है, तो वो उस चीज़ से बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे वो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये बराबर है 1। वो कहता है x और y निकाल दो जहाँ पे x और y दोनों रियल हो। तो ये मेरे सामने सवाल था, मुझे समझ में आता है कि नीचे से आयोटा मेरे से संभाला नहीं जाता, उसको तो मैं ऊपर लेके जाता हूँ। वो मेरे को लाने का तरीका बिल्कुल रटा हुआ है कि इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। तो एक काम तो है कि मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, पर एक चीज़ सोचो कि x माइनस 1 जो है वो तो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है कि x और y दोनों रियल आएंगे। तो x माइनस 1 भी एक रियल नंबर होगा। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये बराबर है 1 प्लस 0 आयोटा लिख लो, बिकॉज हमने दोनों साइड इक्वेट करनी है, तो 0 आयोटा लिख लेते हैं। अब 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा को निकालने का मेरे को तरीका पता है, नीचे से आयोटा हटाना हो तो उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो इस केस में क्या हो जाता है 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस केस में क्या बन जाता 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर है? 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट ये बन जाता 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, ये सिंपली 1 प्लस 0 आयोटा। अब ये मुझे समझ में आता है x माइनस 1 3 माइनस आयोटा है, नीचे तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड सेम ही बन जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, जो कि 10 हो जाएगा। जो कि सिंपली 10 हो जाएगा। इस 10 को चाहो तो उधर भी ले जाओ, तो 10 इंटू 1 प्लस 0 आयोटा, तो सिंपली 10 प्लस 0 आयोटा आ जाता। अब इस x को इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3x माइनस आयोटा x माइनस 3 प्लस आयोटा, ऐसे ही सिंपली 3y प्लस आयोटा y माइनस 3 और माइनस आयोटा, तो सिंपली 3x प्लस 3y माइनस 3 माइनस 6x बन जाता। ऐसे ही इसमें से मतलब क्लियर है। अब ये बन जाता है माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गए, और ये आयोटा इस केस में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो प्लस आयोटा y माइनस एक्स, ये सिंप्लीफाई करके टर्म बन जाती। अब क्लियर है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो y माइनस एक्स जो आता वो 0 हो जाता, मतलब y बराबर x। इस केस में अगर रियल पार्ट कंपेयर करते हैं तो 3x प्लस 3y माइनस 6 बराबर आ जाता है 10 के। y x के बराबर है, तो यहाँ पे 6x माइनस 6 बराबर आया 10 के, 6x बराबर आ गया 16 के, x बराबर आ गया 16/6, जो कि हो जाता है 8/3। y का भी 8/3 जवाब बन गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं थी, ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन हम पहले भी करके आए थे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए, अननोन्स निकालने हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक साइड सॉल्व कर लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, उसका रियल पार्ट उसके रियल के बराबर, उसका इमेजिनरी उसके इमेजिनरी के बराबर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं थी, पर इसमें तो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि हम ये चीज़ को बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाएँ। अगर कोई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z a प्लस आयोटा b,
और मुझसे 1/z पूछ ले, तो आज के बाद मुझे वो याद हो। हमने यहाँ पे 2 बार ही निकाला, अगर इसको ऑब्जर्व कर लिया तो बहुत काम की बात, नहीं तो ये बात सोचो कि ये एक्चुअली आता है z बार अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। हमने यही तो किया, 1/3 प्लस आयटा मेरे से पूछा तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर आ गया इसका कॉन्जुगेट यानी कि 3 माइनस आयटा, नीचे इसके मॉडुलस का स्क्वायर बन गया था जो कि इस केस में 10 बन रहा था, उसको हम यहाँ पे ले गए थे। तो अगर इसको डिराइव भी करना चाहो तो 1/z क्या बन जाता है, 1/a प्लस आयटा बी। नीचे आयटा हमसे नहीं संभाला जाता तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, कैसे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब नीचे एक रियल टर्म बन जाती है जो कि हमें पता है z बार होती है मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि इस केस में मॉड z क्या बनता, √a² प्लस b², इसका स्क्वायर बन जाता सिंपली a² प्लस b²। हम यही तो बनाते हैं हर बार, इस केस में भी 10 ऐसे ही बना था, 3² प्लस 1², 9 प्लस 1 10। तो ये एक्चुअली अब से मुझे रटा हुआ है कि 1/z क्या होता है, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये चीज़ देखी कि अगर ये फॉर्मूला हमें ना भी रटा हो ना तो भी हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, पर अब हमने निकाल लिया तो अब से हमें याद है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हो सकता है हमारे स्कूल के पेपर में कभी आए ही ना, पर उससे हमारी अकल बहुत खुलेगी क्योंकि हमने वो पॉइंट यूज़ कर रहे हैं जो एक्चुअली हमने खुद ऑब्जर्व किया था। तो बहुत इंटेलिजेंटली उस पॉइंट को यूज़ करना। 5th क्वेश्चन जो है वो है 1 + √3 आयटा की पावर 6 अपॉन √3 माइनस आयोटा की पावर 4। ये बराबर दी हुई थी किसी ने a प्लस आयोटा b के। अब कोई मुझे कहता कि a और b निकाल दो। यहाँ पे क्लियर है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसमें ज़रूरी बात क्या है कि x और y दोनों रियल है। तो इस केस में a और b दोनों रियल होंगे। ये क्वेश्चन में अगर ना भी लिखा हो तो भी हमें पता होना चाहिए। तो सिंपली किसी ने मेरे को ये इक्वेशन दी, 1 + √3 आयटा की पावर 6 √3 माइनस आयटा की पावर 4। अब किसी ने मेरे सामने ये क्वेश्चन दिया तो एक बच्चे के मन में थॉट आता है कि यार मैं 1 + √3 आयटा की पावर 6 को निकाल दूंगा। वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं 1 + √3 आयटा की पावर 6 को पढ़ लूँ, इसके स्क्वायर का क्यूब या इसके क्यूब का स्क्वायर। फिर वो कहेगा कि मैं इसका क्यूब a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर उससे जो गंद पड़ेगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। नीचे ऐसे ही मैं √3 - 1 आयटा की पावर 4 को √3 - 1 की √3 माइनस आयटा की स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँगा। तो वो लिखते ही उसको दिखता है कि मेरा सवाल नहीं होगा, मैं एक्चुअली सिर्फ स्टेप्स के नंबर मांग रहा हूँ। तो एक्चुअली वहाँ पे ये क्वेश्चन आना भी नहीं है, स्कूल में ये क्वेश्चन शायद कभी भी ना आए, पर हमारे काम की बात क्या है कि हमें समझ में आए कि यार ऐसे क्वेश्चंस में इंटेलिजेंस क्या यूज़ हो रही है। क्योंकि एक्चुअली हमारे स्कूल के सिलेबस से जो क्वेश्चन हुआ होगा उससे ही ये भी सॉल्व होगा। आ भी जाए अगर स्कूल के पेपर में तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ आएंगे उसको, क्योंकि ये बिल्कुल उसी बताए हुए कंसेप्ट से होना है। एक्चुअली एक बच्चा इस चीज़ में ये चीज़ तो सबसे पहले पकड़ ले कि यार ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होगा, एग्जामिनर मुझसे सॉल्व तो नहीं कराना चाहता, कौन सॉल्व करेगा 1 + √3 आयटा की पावर 6। इस क्वेश्चन में जो अकेला टास्क था ना वो ये था कि एक बच्चा ये सोचे कि अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो √3 - 1 आयोटा से अगर इसको √3 - 1 आयटा को अगर आयटा से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है √3 आयटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो ये एक्चुअली 1 + √3 आयटा ही बन जाता अगर मैं इसको आयटा से मल्टीप्लाई करता। तो अब
अगर मैं इसको आयटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड भी करूँगा। तो एक्चुअली एक बच्चे को इसमें क्या सोचना चाहिए था कि ये √3 माइनस जो ऊपर टर्म लिखी हुई है वो तो सेम ही रहने दूंगा, नीचे मैं क्या करूँगा कि √3 माइनस 1 आयटा जो मेरे पास टर्म है ना, इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं टर्म थोड़ा ना चेंज कर सकता हूँ। अब अगर a बाई बी की पावर 4 हो तो क्लियर है, a की पावर 4 b की पावर 4 हो जाती है। अब एक चीज़ सोचो कि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली टर्म, तो ये बन जाती एक्चुअली 1 प्लस √3 आयटा। ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हुई, वो हमने अभी देखा कि वो बराबर आ जाती है 1 प्लस √3 आयटा की पावर 4। अब इसके नीचे जो थी आयटा की पावर 4, ये एक्चुअली ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर के आगे जो नीचे फ्रैक्शन बना उसका डिनोमिनेटर। अब एक चीज़ सोचो, आयटा की पावर 4 क्या होता है? 1। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में देखा था, वो यूज़ का हुआ यहाँ पे। तो आयटा की पावर 4 1 होता है, इसको लिखने में कोई फ़ायदा नहीं। तो नीचे 1 डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते ज़्यादातर। तो ये सिंपली क्या बन गया, a की पावर 6 अपॉन a की पावर 4। तो क्लियर है, ये सिंपली a का स्क्वायर ही बन जाता। तो ये कट गया यहाँ से, तो ये 1 प्लस √3 आयटा का स्क्वायर बच गया, जो सिंपली क्या हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस √3 आयटा का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, √3 आयटा स्क्वायर क्या बन जाता 3 आयटा स्क्वायर, ये बन जाता 2√3 आयटा। ये बराबर था a प्लस आयटा बी के। आयटा स्क्वायर को मैंने लिखा -1, वो 1 माइनस 3 प्लस 2√3 आयटा a प्लस आयटा बी। तो -2 2 प्लस √3 आयटा, ये बराबर था a प्लस आयटा बी। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, मतलब a बराबर है इसके रियल पार्ट के -2, b बराबर है इसके रियल पार्ट के 2√3। ये इसका सिंपल सा जवाब था। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले किसी बोर्ड एग्जाम में आया था, अब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आ जाए तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला क्वेश्चन। इसमें एक बच्चे को अपने आप से बोलना चाहिए था कि कोई भी एग्जामिनर मुझसे ये पावर नहीं निकलवाना चाहता, तो कोई और ट्रिक लगती होगी। उस ट्रिक को सोचना बहुत ईजी था। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा ध्यान लगाता तो √3 प्लस आयटा को अगर आयटा से मल्टीप्लाई करे तो सिंपली ऊपर वाली टर्म बन रही थी। अब मैंने एक चीज़ लिखने से पहले नोटिस की कि यार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या मैं जो नीचे डिवाइड करके आयटा आया उसकी पावर 4 को संभाल सकता हूँ? तो मैंने खुद ही सोच लिया कि हाँ यार संभाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आयटा की पावर 4 की मुझे वैल्यू याद है, जो कि 1 हो जाती है। इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास में बोल रहा था कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होती है। ये वैल्यूज हमें रटी होंगी ना, तो हमारे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो वो वाली बताई हुई बातें इन क्वेश्चन में हम बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आयोटा स्क्वायर हम कितनी बारी यूज़ कर रहे हैं, कई लोग इसी में ही फंसे होते हैं, वो आयोटा स्क्वायर हर क्वेश्चन में बार बार निकाल रहे होते हैं। तो हमें उसकी वैल्यू घुटी होनी चाहिए एक बार से। आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 1 हो जाती है। ऐसे ही अगर आयटा की पावर और भी बड़ी हो ना तो हम उसको भी निकालना चाहते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं जो पावर्स हमें पता है उनमें, ताकि हम उसकी वैल्यू भी लिख सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं इन बोर्ड एग्जाम में ऑन एंड ऑफ। बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत पक्का सवाल है कि आता ही आता है, पर हाँ वो भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, तो हमें पता होनी चाहिए। तो वो कैटेगरी है क्या कि मान लो इफ mod z equals 1, तो प्रूव दैट z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, purely imaginary। तो
ये एक बहुत ही बेसिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। ये एक्चुअली सिंपल सा इसका एक तरीका है, वो बिल्कुल ही मतलब कोई ट्रिक भी नहीं है, एक्चुअली सिंपल सा एक टोटका है जिससे हमारे ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही रद्दी हैं यार, बिल्कुल ही 2-2 मिनट में होने वाले सवाल हैं। तो कोशिश करो उस टोटके पे खुद पहुंच सको, क्योंकि वो चीज़ मैंने बताई हुई है। तो एक्चुअली बिल्कुल सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर इसके सोल्यूशन पे जाना। तो यार एक चीज़ सोचो कि अगर मॉड Z1 है और मुझे कोई चीज़ बोली हुई है कि प्योरली इमेजिनरी प्रूफ करो, तो मुझे समझ में आता है कि अगर यार ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z-1/Z+1, जिसमें कि यार Z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई मुझे कहता है कि मॉड Z1 है तो प्रूफ कर दो कि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो Z-1/Z+1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका मैंने नाम दे दिया, मान लो अल्फ़ा। मैंने कह दिया कि अल्फ़ा बराबर है Z-1/Z+1। तो हमने प्योरली इमेजिनरी के बारे में हमने एक सिंपल सी बात सुनी थी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब वो अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव आ जाए, या उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। ये चीज़ हमने सुनी थी। तो मेरा काम क्या है कि मैं अल्फ़ा बार निकाल दूँ, जो कि यह हो जाएगा Z-1/Z+1 इसके पूरे का बार, जो कि हमने बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स पढ़े, अब वो यूज़ होने थे। Z-1 का बार अपॉन Z+1 का बार, जो कि क्लियर है Z⁻(-1/Z⁻+1 आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके नेगेटिव आ जाए, तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो काम की बात है कि यार Z बार कहाँ से जनरेट करें, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि मॉड Z बराबर है 1। तो अब मेरा दिमाग चलना चाहिए था कि यार मॉड Z से Z बार की कहानी मैंने कहीं सुनी हुई है, तो वो मैंने सुनी हुई थी मॉड Z स्क्वायर के साथ, कि मॉड Z का स्क्वायर होता है Z बार। अब सोचो कि मॉड Z अगर 1 है तो मॉड Z का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, मतलब सिंपली 1 स्क्वायर, जो कि 1 ही हो जाता। तो मॉड Z के स्क्वायर को लिख देते Z बार, वो आ गया 1। अब Z बार की वैल्यू क्या होगी 1/Z। अब सिंपली Z बार की वैल्यू को अल्फा बार में पुट कर दो, तो ये 1/Z-1 अपॉन 1/Z+1। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, 1-Z/Z 1+Z/Z। ये Z यहाँ से कट गया, ऊपर आ गया 1-Z/1+Z। इस माइनस साइन को कॉमन ले जाऊँ अगर न्यूमरेटर से, तो ये Z-1 और 1+Z को अगर Z+1 लिख दूँ, तो ये सिंपली अल्फा नहीं बन गया, Z-1/Z+1 विद दी माइनस साइन, तो ये माइनस अल्फा, और ये मैंने सॉल्व क्या किया अल्फा बार, ये नेगेटिव आ गया। अगर किसी का कॉन्जुगेट अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो तो मुझे पता है वो प्योरली इमेजिनरी होता है, हो गया प्रूफ। तो ये सिंपल सा यार इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर है, ऐसे कि हर सवाल इसी तरीके से सॉल्व होना है। हमें मॉड Z की कोई कहानी बतानी होगी, अगर प्योरली रियल प्रूफ करना होता तो मैं सिंपली कहता कि यार इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल का जो भी कॉन्जुगेट आएगा टोटल, उसको उसके बराबर होना चाहिए। वो करने का मैंने कोई तरीका बनाना है, वो यहाँ से टेक्निक बनी कि यार मॉड Z के स्क्वायर, मॉड Z की वैल्यू दी थी, मॉड Z के स्क्वायर की वैल्यू अपने आप आ गई, वो यहाँ से निकाल के कर दी। मान लो यहाँ पे 2 दिया होता तो वहाँ से गेम बनाते, मॉड Z अगर 2 दिया होता तो मॉड Z का स्क्वायर 4 बन जाता, फिर उससे कोई गेम बनती होती। तो बिल्कुल इसको प्रूफ करने का ये सिंपल सा तरीका है कि हमेशा यहाँ से टेक्निक बना के ये चीज़ प्रूफ कर दो, और कोई इसमें ट्रिक नहीं है खास, ये बहुत ही सिंपल सवाल था, पर एक बार हमने ये चीज़ देखी होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो एक्चुअली सेम लाइंस पे है, तो वो ट्राई करना, वो बिल्कुल खुद से होता है। उस क्वेश्चन में क्या था खास कि इफ मॉड ऑफ Z प्लस आयोटा, सॉरी Z माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा बराबर है 1,
तो प्रूफ कर दो कि z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। अब इसमें एक्चुअली कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, पर बिल्कुल टेक्निक वही रहेगी। जो मुझे काम की बातें पता है मैंने वही यूज़ करनी है। तो बिल्कुल उस चीज़ पे ध्यान रखना कि जो गिवन है उससे यहाँ तक पहुँचना है, जो पहुँचना है, जो प्रूफ करना है, उसको कैसे करना है उसका मुझे एक तरीका पता है। तो बिल्कुल ट्राई करो ये क्वेश्चन खुद से हो पाए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि यार अगर मैंने प्रूफ करना है z इज रियल, तो यार मैथ्स में हमेशा जो प्रूफ करना होता है ना उसके पीछे भागते हैं। तो z इज प्योरली रियल, तो मेरे को पता है कि यार z अगर प्योरली रियल है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो मैंने बेसिकली ये चीज़ प्रूफ करनी है कि z बराबर है z बार। तो मैंने सोचा कि यार z बार कहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मुझे समझ आई कि यार मॉड z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा अगर बराबर है 1 के, तो मॉड ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये भी बराबर होगा 1 के। एक्चुअली लोग मैथ्स में क्या करते हैं कि वो पहले स्टेप कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार ये क्या कर दिया। एक्चुअली ऐसे नहीं करते। मुझे लिखने से पहले क्लियर होना चाहिए कि मैंने वो चीज़ क्यों की। तो मैंने मॉड z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा का स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मुझे दिखा कि यार जब मैं इसको स्क्वायर लिखूंगा तो मॉड ऑफ z स्क्वायर का तो मुझे फॉर्मूला पता है, वो नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट होता है। जैसे इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा तो z बार इंट्रोड्यूस होगा, इसलिए मैंने ये स्टेप किया। तो ये क्या हो जाता z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इंटू इसका बार z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा का पूरे का बार, वो बराबर आ जाता 1 के। 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही हो जाता। तो क्लियर है कि अब z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा का अगर मैं बार निकालूं तो वो हो जाएगा z माइनस आयोटा का बार अपॉन z प्लस आयोटा का बार, जो कि क्लियर है। सिंपली आ जाता है हमारे पास z बार माइनस आयोटा का बार क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, और z बार प्लस आयोटा का बार क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये सिंपली ये चीज़ बन जाती है z माइनस आयोटा इंटू z बार प्लस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इंटू z बार माइनस आयोटा। ये बराबर आ गया 1 के। अब इसको उठा के यहाँ ले लो तो z सिंपली अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ तो ये बन जाता है z माइनस आयोटा इंटू z बार प्लस आयोटा बराबर आ गया z प्लस आयोटा इंटू z बार माइनस आयोटा। अब सिंपली दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एक z और z बार में रिलेशन बनाना था। वो सिंपली अब मैं करता z बार, ये z इसके साथ प्लस आयोटा z माइनस आयोटा z बार माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि +1 हो जाता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। ऐसे ही ये z बार बन गया माइनस आयोटा z, और ये हमारे पास बन गया प्लस आयोटा z बार, और ये प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा फिर से माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि +1 बन जाता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालने पर। अब सिंपली दिखता है z बार कट गया +1 कट गया, तो सिंपली आयोटा z माइनस आयोटा z बार बराबर आ जाता माइनस आयोटा z प्लस आयोटा z बार। अब सिंपली z वाली टर्म्स और z बार वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। तो इस माइनस आयोटा z को इधर ले आते तो वो 2 आयोटा z बन जाता, इसको उधर ले जाते तो ये बन जाता 2 आयोटा z बार। 2 आयोटा काट देते, z बराबर आ गया z बार। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है तो प्योरली रियल हो गया प्रूफ। तो यार बिल्कुल ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको कि हमने देखा कि एक्चुअली कितने सिंपली सॉल्व हो पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो यार ऐसे की कोई और भी गेम बना सकता है। मान लो मैं आयोटा की जगह 1 लिख दूँ तो फिर सिंपली सा चेंज क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो मैं कह दूँगा प्रूव दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। तो ट्राई करना है क्वेश्चन खुद करने की, आयोटा की जगह यहाँ पे 1 लिख लेना, तो ये सिंपली प्रूव कर देना z इज प्योरली इमेजिनरी।
वो भी सिमिलर लाइंस पे होने वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना वो खुद से बिल्कुल हो पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ z1, z2 are complex numbers, are two complex numbers such that 2z1 upon 3z2 is purely imaginary, then find z1 minus z2 upon z1 plus z2। ये भी एक्चुअली एनटीएसी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ 2-3 बार। तो एक्चुअली इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, पर एक्चुअली इस लैंग्वेज को पढ़ के इंटरप्रेट करना वाला टास्क। तो कोशिश करो कि ये क्वेश्चन भी खुद से बिल्कुल हो पाए, नहीं तो इसके सोल्यूशन पे जाना और देखना कि यार कितनी बेसिक बात थी जो हम अपने से बोलने से रह गए। अब इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो यार z1 प्लस z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे। उसने कहा कि 2z1 अपॉन 3z2 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, तो ये वैल्यू निकाल दो। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि यार सिर पैर कहाँ से बनाऊँ, z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2। तो मैंने कहा यार इसके लिए मुझे z1 और z2 में कोई रिलेशन पता होना चाहिए। वो सिर्फ ये था कि 2z1 अपॉन 3z2 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। तो मैंने रिलेशन डेवलप करने के लिए सोचा कि यार जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा ना, वो कोई इस फॉर्म का होगा, 2 आइटा, 3 आइटा, 4 आइटा, 4/5 आइटा, कुछ भी ऐसा कांस्टेंट आता होगा, उसके साथ आइटा लगता होगा। तो मैंने मान लिया कि जो 2z1 अपॉन 3z2 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर मैंने मान लिया k आइटा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। तो 2z1 अपॉन 3z2 मैंने मान लिया कि वो k आइटा है, ठीक है। अब मैंने z1 और z2 को अलग से निकाल लिया, वो हो गया 3k आइटा बाई 2। वो सिंपली ये बन गया, इस 3 को सिंपली उधर ले गए और 2 को नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास z1 और z2 में एक कहानी बन गई। मैंने कहा अब आगे देखते हैं। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 ये निकालना था। अब मैंने कहा अगर ऊपर नीचे मैं z2 से डिवाइड कर दूँ तो z1 माइनस z2 अपॉन z2 अपॉन z1 प्लस z2 अपॉन z2, इसका मॉडुलस। मैंने z2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे दिखा कि z1 बाई z2 बनेगा, जो कि मैंने अभी निकाला, इसलिए डिवाइड किया। तो वो सिंपली z2 बाई z2 तो 1 ही हो जाएगा। वो सिंपली क्या बन जाता है, z1 अपॉन z2 माइनस 1 अपॉन z1 z2। ये एक्चुअली z लिखा, 2 के साथ कंफ्यूज मत करना, प्लस 1। z1 और z2 मुझे पता, z1 बाई z2 मुझे पता था, वो था 3k आइटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3k आइटा बाई 2 प्लस 1। अब सिंपली इस 2 को उधर लेके जाते ही मुझे दिखता है कि मेरा सवाल खत्म है। कैसे? जो 2 आएगा वो दोनों साइड डिनोमिनेटर होगा तो वो कट जाएगा, तो उसको मैं लिखता ही नहीं। 3k आयोटा माइनस 2 अपॉन 3k आयोटा प्लस 2, ये बन जाता। अब सिंपली 3k आयोटा माइनस 2 अपॉन 3k प्लस आयोटा, 3k आयोटा प्लस 2, इसका मॉड सिंपली इसका मॉड अपॉन इसका मॉड हो जाता, मतलब कि इसका अलग से मॉड, इसका अलग से मॉड। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका मॉड एक्चुअली क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि हो जाता है 3k स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन
3k² प्लस 2k² कर लो, जो कि दिखता है कि एक्चुअली सेम ही आएगा, तो वो कट के 1 आंसर है इसका। ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बार NTSC में भी आया हुआ है, और RD शर्मा का तो बहुत ही टिपिकल सा सवाल है। बिल्कुल भी इसमें ट्रिक नहीं थी, बट एक्चुअली इसमें काम की बात क्या थी कि वो एक बच्चा इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सके। हो सकता है आपके जो पैटर्न चेंज हुआ उसके MCQ में ये सवाल आ जाए, क्योंकि NTSC में बहुत साल पहले आया हुआ है। तो एक्चुअली बहुत ही बेसिक सा सवाल था, पर इसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना बहुत सा टास्क। तो एक बार मान लो अगर कोई मुझे यहाँ पे प्योरली रियल बोल देता, तो मैं इसको K मान लेता। K कोई रियल कॉन्स्टेंट ही होगा, प्योरली रियल नंबर जो होगा। इस केस में प्योरली इमेजिनरी था, तो मैंने K आइटा मान लिया। तो ऐसे लैंग्वेज हमसे हो सकता है एग्जामिनर MCQs में पूछ ले। तो एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ MCQ सवाल को ही फेस करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि यार जो MCQ सवाल है उसको कैसे फेस किया जाता है। तो उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट चलो, आज की क्लास में हमने जितने भी सब्जेक्टिव सवाल अभी तक जो हमने किया, उस पर टिपिकल से टिपिकल लैंग्वेज जो हम फेस कर सकते थे वो हमने अभी तक फेस कर ली इन 8 सवालों में। तो अब कोशिश करो कि वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ, और जो क्वेश्चंस हमारे रुके उसको कोशिश करो वो खुद से सॉल्व हो पाए। क्यों? क्योंकि यार कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में भी बताया कि बिल्कुल ही कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। तो इसमें जो गलती के चांस है ना वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ही हमें एग्जामिनर फंसा सकता है। तो कोशिश करो कि इन क्वेश्चंस को फिर से देखो, और बिल्कुल ऑब्जर्व करो कि हम कौन सी बात बोलने से रह गए। उस बात पे अपने आप को बिल्कुल पक्के करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं।